वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम देख रहे थे संसाधन और विकास, हमारा जो पहला पार्ट है, पहला अध्याय है समकालीन भारत द्वितीय क्लास 10वीं की कक्षा के फर्स्ट अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। संसाधनों के प्रकार पढ़े थे 4 तरीके से, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो हमारे पास ये चीजें तैयार हो चुकी है। एक तो हमारा संसाधन क्या है और संसाधनों के प्रकार क्या है, उनको डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। आज हम करेंगे संसाधनों का विकास। कि संसाधनों का विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से संसाधन जो है उसका विकास होता गया। तो अगर हम देखें तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य की जीवन व्यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई तरीके की समस्याएं पैदा हो गई। तो पहले के जमाने में जब प्रकृति ने हमें इतने सारे संसाधन दिए, तो सबने सोचा कि प्रकृति हमें इतने सारे संसाधन दे रही है, इसका मतलब उनके पास बहुत सारे संसाधन होंगे। तो उन्होंने संसाधनों का बहुत उपयोग किया। उन्होंने सोचा कि प्रकृति के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, हम जितना भी उपयोग करेंगे प्रकृति हमें बार बार देती रहेगी। तो बहुत ज्यादा उन्होंने संसाधनों का उपयोग किया। अब इससे क्या हुआ कि बाद में संसाधनों की कमी हुई, कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई। और क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। क्यों? कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश ऐसा हुआ कि हमारे संसाधनों की जो एक कमी होगी, ह्रास होगी। वो कैसे? ये एक समस्या थी। जैसे कि कुछ नेशंस थी, यूके, फ्रांस, पोर्तुगीज एंड अदर यूरोपियन पावर्स। तो उस टाइम पे जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने कई सारी कॉलोनीज बनाई और उनके जितने भी संसाधन थे उनको कई ज्यादा यूज किया, और जिसकी वजह से आज के टाइम पे वो नेशन गरीब बन गए और जो दूसरे नेशन थे वो रिच बन गए, अमीर बन गए। तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ वहां पे। और दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए। कुछ ही लोग मतलब जैसे यूके, यूएस, ऐसे बड़े बड़े नेशंस के हाथ में आए। कुछ ही नेशन के, एज ए कंट्री, हम एज ए वर्ल्ड हम होल देखेंगे, जिससे समाज में दो हिस्सों में संपन्न व संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। एक जिसके पास संसाधन है और एक जिसके पास संसाधन नहीं है। वो कैसे होगा? जिसके पास संसाधन नहीं है वो गरीब होगा और जिसके पास संसाधन है वो अमीर होगा। अमीर कौन है? यूके, यूएस, कनाडा, यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन यूनियन, ये अमीर है। और गरीब देश इंडिया, चाइना, अफ्रीकन देश, साउथ अफ्रीकन देश, साउथ अमेरिकन देश, तो ये सब देश जो है अमीर से गरीब में बट गए। और उनके बटने का कारण एक ही था, लालचवश संसाधनों का काफी ह्रास, जिससे खुद ने तो सारे संसाधनों का यूज कर लिया और ऊंची ऊंचाई पे पहुंच गए, और जो हमारे संसाधन थे उनको कम करते करते हमें नीचा कर दिया, हमें निम्न स्तर देश बना दिया और खुद उच्च स्तर देश बना दिया। एक और प्रॉब्लम हुई कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। क्या हुआ कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हुआ, जिससे वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि अंधाधुंध अगर किसी भी चीज का शोषण होगा तो कभी ना कभी वो चीज खत्म होने की कगार पे पहुंच ही जाएगी। ये पेन है, इस पेन को अगर मैं काटता गया तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि पेन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ज्यादा काट नहीं सकते। तो जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, जैसे भूमंडलीय तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, उसे ही कहते हैं भूमंडलीय तापन, वो बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे जितने भी संसाधन है उनका शोषण किया जा रहा है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ओजोन परत अवक्षय, जो हमारी ओजोन परत है वो भी
बहुत ज्यादा क्षति में पहुंच रही है, क्योंकि हमारी जो ओजोन परत है वो हमें सूर्य की जो बहुत ज्यादा खतरनाक किरणें हैं उससे हमें बचाती है, उन किरणों से बचाती है ओजोन परत। तो ओजोन परत का बना रहना जरूरी है। तो ओजोन परत से इन कारणों से अगर हो रही है तो हमें उसे बचाना होगा। उसके लिए कई तरीके की चीजें जो है यूज होती है। अब ये जैसे मक्खी है, मक्खी बहुत परेशान कर रही है, तो ये मक्खी भी जो है हमारे नेचर का, हमारी प्रकृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हर एक जीव जंतु, कीड़े, सबके सब हमारी प्रकृति का हिस्सा है। ये मक्खी जो अभी आपके सामने यहाँ पे थी वो भी हमारी प्रकृति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जिससे इन्हें जीवित रहने में मुश्किल पैदा हो रही है। भूमि निम्नीकरण हो रहा है, जो हमारा जमीन है उसकी जो क्षमता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। उन सब का कारण है संसाधनों का क्षय और कुछ व्यक्तियों का लालचवश संसाधनों का ह्रास। तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने निकल कर आई, ये जो समस्याएं आई संसाधनों के विकास में। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो एक कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो संसाधनों का बंटवारा समान है नहीं, अमीरों के पास ज्यादा है, गरीब देशों के पास कम है। तो ये कब समान होगा? ये समान तब होगा, ये समान तब होगा जब जो रिच है वो अपने रिसोर्सेज दूसरों को देंगे और जो पुअर हैं उनके पास रिसोर्स आते जाएंगे, देते जाएंगे, आते जाएंगे, देते जाएंगे, आते जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब बैलेंस कर देंगे। और वो बैलेंस ही हमें चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक होगा। अगर हमारे पास संसाधनों की कमी होगी तो विश्व शांति कैसे होगी? जब तक हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं होगी तो विश्व शांति हो ही नहीं सकती। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति का बहुत ज्यादा जरूरी रोल है। अगर मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी तो विश्व में शांति भी बढ़ेगी, क्योंकि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आज के टाइम में जितने भी देश हैं किसके लिए लड़ रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और जमीन। अगर हर जमीन पर हर किसी की मानव की गुणवत्ता अच्छी होगी तो विश्व शांति की तरफ हमारे कदम बढ़ते रहेंगे। मगर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संसाधनों में कमी है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर यूके, यूएस और ये जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसे ही छोटी कंट्रीज का शोषण किया, उनके रिसोर्सेज, उनके संसाधन लिए, तो उससे हमारे जीवन को और पृथ्वी को खतरा पड़ जाएगा। पृथ्वी क्षय कर जाएगी, कमी आ जाएगी पृथ्वी की न्यूट्रिएंट्स में। तो इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक। तो हर तरीके के संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें उसकी योजना बनानी होगी, क्योंकि कम मात्रा में है तो हमें उसकी योजना बनानी होगी, उसके बाद ही उसका यूज करना। तो सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। आप सबने एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंग्लिश में हमारा शब्द है उसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। कि भाई सतत विकास होना चाहिए। विकास तो हो मगर कैसा हो? सतत विकास हो, संपूर्ण विकास हो। तो अगर हमारा जीवन सुधरेगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे सतत विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सतत विकास जो है उसकी परिभाषा सबसे पहले आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या फिर संसाधनों के विकास में सबसे मेन चीज क्या है? सतत पोषणीय विकास। तो इसकी परिभाषा क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, उसमें यही सारी चीजें बताई गई थी। क्या? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना था और वर्तमान
की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से अवहेलना न करें, उसे कहते हैं सस्टेनेबल पोषणीय विकास। ये आपके 2 मार्क्स में बन सकता है। ठीक है, अब जब हमें ये समझने में आ गया कि भाई सतत विकास चाहिए, सिर्फ कुछ देशों की वजह से हम चलेंगे ऐसा हो नहीं सकता, सतत विकास हमारा चाहिए, संपूर्ण विकास चाहिए। तो उसके लिए जब विश्व में ऐसी भावनाएं बनी, वे सतत विकास करना है गरीब देशों का भी, सिर्फ रिच का ही नहीं, तो कुछ समिट्स होने स्टार्ट हुए। तो वैसा ही एक समिट हुआ, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। समिट मतलब सम्मेलन, सम्मेलन 1992 में। कब हुआ? 1992 में हुआ, 1992। उस टाइम पे सम्मेलन हुआ। उसमें क्या बोला गया? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो 100 से भी अधिक लोग, वहां के देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चांसलर्स लाइक जर्मनी चांसलर, तो इस तरीके के लोग जो है वहां पे आए ब्राजील में, रियो डी जेनेरो शहर में। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो मेन हमारा यही था कि हमारी जो समस्या है पर्यावरण की, हमारे विकास की, उनको हल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडल, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। तो बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम जैविक विविधता कहते हैं, और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, तो इन दोनों चीजों पर उस सम्मेलन में बात हुई। वहां पर डिस्कशन चली कि भाई हमें हमारा क्लाइमेट चेंज सही करना, हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जैविक विविधता को बचाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई, कुछ फॉरेस्ट सिद्धांत पर, वन सिद्धांत, कुछ फॉरेस्ट सिद्धांत पर सहमति जताई गई कि ये सिद्धांत हम फॉलो करेंगे। तो 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई, इसे स्वीकृति मिल गई। फिर तो भाई हम इसे स्वीकृति देते हैं, एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 है, आप फॉलो कीजिए, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एजेंडा 21 क्या है? ये निकल कर आया रियो डी जेनेरो 1992 की समिति। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास, यूएनसीडी पे ये सम्मेलन हुआ था। तो उसमें ये निकल कर आया। तो आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पे यूएनसीडी का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, वहां पे उसके ऊपर रियो डी जेनेरो की 1992 में सम्मेलन हुआ और उसमें एजेंडा 21 निकला। तो यूएन के अंडर सबसे पहले सम्मेलन हुआ और सम्मेलन से एजेंडा 21 निकला। तो इसका उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 निकल तो गया, सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो का। अब इसका उद्देश्य भी जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, और वो क्या था? सतत पोषणीय विकास हासिल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। वह एक काव्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के साथ पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटाना है। तो इसका मेन कारण क्या था? गरीबी हटानी है, लोगों को विकसित करना है, उनका पोषण करना है। ये सारे एजेंडा 21 थे। अब एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य एक और था कि हमें स्थानीय रूप से भी एजेंडा 21 तैयार करना है, कि हमें लोकल एजेंडा 21 भी बनाना है। क्यों? क्योंकि हर एक देश का एक अलग कानून है, एक अलग स्थिति है, परिस्थिति है, तो उसके अनुसार ही हमें एजेंडाज बनाने होंगे। हमने ये ग्लोबली एजेंडा बना दिए 21, आप इन्हें फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ सूट कर रहा है तो आप उसे ले लीजिए, और कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा है उसे मत लीजिए। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप एजेंडा बना सकते हैं। तो ऐसे 21 एजेंडा आप भी बनाइए और अपना सतत विकास कीजिए, पोषणीय विकास कीजिए।
तो इस तरीके से एजेंडा 21 आया। मगर एजेंडा 21 इस तरीके से आया और कई सारी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी भी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें चाइना, इंडिया, उन सब पे बर्डन डाला गया कि आप सबने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया, मगर ऐसा नहीं था। इन्होंने इतना पॉल्यूशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यूके, यूएस और अदर कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन पावर्स, उन्होंने पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रखा। इंडिया और चाइना ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारी मैक्सिमम लिमिट नहीं आई है, तो हमने पॉल्यूटर नहीं है, आप हो पॉल्यूटर। आज के टाइम पे जब भी लार्जेस्ट पॉल्यूटर की बात होती है तो चाइना और उसके बाद इंडिया का नाम आता है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है डेवलप्ड देश, जो विकसित देश हैं वो। क्योंकि जो विकसित देश हैं उनकी वजह से आज के टाइम पे कई सारे जो देश हैं वो गरीब हो चुके हैं, और उनकी गरीबी का कारण ये दूसरे विकसित देश हैं, मगर ये विकसित देश अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहे हैं। उन्हें अब हमें फंड देना चाहिए, मदद देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए, मगर वो दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और ये एजेंडा 21 तो लाए गए हैं, मगर एजेंडास को फुलफिल करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ फंडिंग तो चाहिए। और फंडिंग कौन देगा? फंडिंग देंगे हमारे विकसित देश। मगर विकसित देश बोलते हैं कि आप कर रहे हो पॉल्यूशन, मगर हमें उन्हें पिछली जनरेशन बतानी होगी कि आपने क्या किया था। हमारी जब मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी तब हमारा भी कम हो जाएगा, पर जब तक हमारी मैक्सिमम लिमिट नहीं आ रहती हम ऐसा नहीं रोक सकते। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनकी नीड्स बहुत ज्यादा है, तो उनका लिए हमें सबसे ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है। उस संसाधनों की आवश्यकता है तो हमें संसाधनों का यूज करना होगा। अब संसाधनों का यूज करेंगे तो उसकी कमी भी होगी, कमी होगी तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। तो हम बैलेंस्ड व्यू लेके चलेंगे, हम एकदम प्रॉपर वे में सारी चीजें करेंगे। तो इस तरीके से एजेंडा 21 आया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में हमने क्या देखा कि हमारा सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, वरना कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, और ये जो अंतर है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस अंतर को रोकने के लिए ही ऐसे सम्मेलन किए जाते थे, वरना प्रॉब्लम्स कई सारी आ सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ओजोन परत, ओजोन परत के लिए भी लोगों ने आए, यूएस, यूके बहुत ज्यादा परेशान थे ओजोन परत के लिए, तो उन्होंने ऐसे सम्मेलन किए और ओजोन परत आज के टाइम पे अच्छी हो गई है। मगर उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उस पे ही अपना उद्देश्य सीमित रखा, और इस वजह से जो दूसरी गैसेज हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता है उन पे उनका कोई भी जो है प्रभाव नहीं था, और जिस वजह से और दूसरे देश आज भी प्रभावित है। ओजोन परत को आपने रोक लिया, मगर जो दूसरी चीजें हैं उनको आपने नहीं रोका, इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण आज भी है, पर्यावरण जो है दूषित होता जाएगा। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना, वो गोल्स भी एजेंडा 21 से निकल कर ही आए। तो इस एजेंडा 21 से ही सारे के सारे गोल्स जो है निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पे स्टडी करी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, इस पार्ट में तो हमने क्या देखा, संसाधनों का विकास और सतत पोषणीय विकास, और उसमें हमने एजेंडा 21 देखा, 1992 का रियो डी जेनेरो समिट देखा। तो इसमें रियो डी जेनेरो समिट में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि सबसे पहला समिट था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास के बारे में बात करी। इससे पहले कोई बात नहीं करता था। जब संसाधनों के विकास की वजह से अमीर गरीब का भेद हुआ, लोगों को लगा, उसके बाद ही संसाधनों के लिए ये सम्मेलन हुआ 1992 का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब अगला हम देखेंगे, अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कुछ प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यही देखेंगे कि रिसोर्सेज प्लानिंग किस तरीके से करनी है। अभी हम एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, आगे हम संसाधन नियोजन को या रिसोर्सेज प्लानिंग को अच्छी तरह से देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक चीज देख सकते हैं कि हमें संसाधनों की प्लानिंग क्यों करनी है, कारण क्या है, संसाधन नियोजन करने के पीछे के क्या कारण है, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। और संसाधन नियोजन
हम नेक्स्ट पार्ट में। तो संसाधन नियोजन के कारण, संसाधन नियोजन क्यों करना चाहिए? बिना संसाधन नियोजन के क्या हम संसाधन का यूज नहीं कर सकते? हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग का मतलब हर चीज के लिए आपको योजना बनानी होगी। बिना योजना के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसाधन सीमित है और संसाधनों के लिए आपको योजना बनानी होगी। अब योजना जो है कई तरीके से बन सकती है, या तो हम उसे गांव के रूप में बनाए, शहर के रूप में बनाए, देश के रूप में बनाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप में बनाए। अंतर्राष्ट्रीय रूप में तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो बनाएंगे, राष्ट्र के रूप में इंडिया, चाइना, वो अपने अपने बनाएंगे, और गांव में जो अलग अलग हमारे संस्थाएं हैं वो मिलकर बनाएंगे। तो एक तरीके से पूरा एक चार्ट है जिसकी तरह से हमें संसाधनों के नियोजन का प्लान करना है। आप सबने प्लानिंग कमीशन के बारे में जरूर सुना। तो प्लानिंग कमीशन का भी यही काम होता है, प्लान करना। वो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके अलग अलग तरीके के आधार होते हैं, मगर यहाँ पे हम सिर्फ संसाधन नियोजन को बात करें कि संसाधन नियोजन किस तरीके से होता है, हम उसको किस तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, उसको किस तरीके से संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि हमने देख लिया कि संसाधनों का कितना शोषण किया अमीर देशों ने, तो अब शोषण तो हो चुका, अब शोषण होने के बाद उनको बचाना भी होगा। उनको बचाने के लिए क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में अगर हम देखें, इस वाले पार्ट में, तो आज हम उसका पहले रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि प्लानिंग से पहले ये पता होना जरूरी है कि विकास किस तरीके से है, उसके बाद ही हम अच्छी तरह से उसको करेंगे। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा हार्ड टॉपिक है, ये आसानी से समझने में नहीं आएगा, इसका आपको रिवीजन करना ही होगा। तो रिवीजन में अगर हम देखें तो हमने अभी देखा रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये फर्स्ट, सबसे पहला सम्मेलन था। आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बन के आ सकता है कि सबसे पहले सतत विकास पोषण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसमें किसकी बात करी गई? सतत पोषण विकास की सबसे पहले बात की गई। जिसमें सबसे पहले सतत पोषण विकास की बात करी। तो विकास जो है वो सिर्फ एक बोलने का नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने आपका विकास किया, विकास दिखना चाहिए कि विकास हुआ भी है या नहीं। तो कई सारे जो गरीब देश हैं और जो अमीर देश हैं, गरीब देश हमेशा अपने आप को यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा कम संसाधन है, मगर ऐसा नहीं है, उनके पास संसाधन है, मगर वो कम किए गए हैं इन अमीरों के द्वारा। इस सम्मेलन में एक बार भी ये बात नहीं करी गई कि फंडिंग कौन देगा। तो इसके बाद आगे भी कई सम्मेलन आए होंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सम्मेलन हुआ, तो फर्स्ट सम्मेलन में सबको लगा कि भाई फर्स्ट सम्मेलन है, कोई नतीजा निकलने वाला है नहीं, हम इसमें फंडिंग दे के क्या करेंगे। और फंडिंग ना देने की वजह से इस सम्मेलन का कोई मतलब निकला ही नहीं। जब आप फंडिंग ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ बातें कर रहे हो कि सिर्फ सतत पोषण विकास होना चाहिए, आप अपने अपने एजेंडाज बना लीजिए। एजेंडाज बना के होगा क्या? एजेंडाज के लिए पैसा कौन देगा? पैसे की तो बात करी नहीं कि भाई हमें पैसा सतत विकास के लिए किस तरीके से कौन पैसा देगा, इसकी बात तो करी नहीं। अमीर लोग तो देने नहीं वाले, गरीब लोगों को कौन देगा? तू कौन देगा गरीब लोगों को? तो गरीब लोगों ने इसका एक रास्ता भी, जो गरीब देश है वो भी मिलके कुछ संस्थाएं बनाएंगे ताकि वो अपने अपने गरीब देशों की सहायता कर सकें। तो गरीब देशों ने भी मिलके कई सारी संस्थाएं बनाई, कई सारे बैंक्स बनाए जो उन्हें फंडिंग कर सके, क्योंकि अमीरों ने तो अपने हाथ झाड़ लिए, भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो गरीबों ने ऐसा किया। आज के टाइम पे जो हम न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऐसे ऐसे बैंक जो ब्रिक्स के बैंक हैं, वो सब क्यों देख रहे हैं? तो जो अमीर देश है उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है वो अब उससे पल्ला झाड़ लिया है। तो सतत विकास होने के लिए हमें जो एजेंडाज दिए गए 21 में, उन 21 एजेंडाज में पुअर्टी,
और एनवायरमेंट। तो पुअर्टी और एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें अगर पुअर्टी को कम करना है तो एनवायरमेंट को भी कम करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पुअर्टी को कम करना है तो हमें संसाधनों का यूज करना होगा। अब संसाधनों का यूज करेंगे तो एनवायरमेंट जो है वहां पे संसाधन कम होते जाएंगे। पुअर्टी तो कम होगी मगर संसाधन भी कम होंगे। और इसी वजह से आज के टाइम पे गरीब देश यही कह रहे हैं कि हमें पुअर्टी कम करनी है, हमें संसाधन कम करने ही होंगे। और संसाधन कहाँ होते हैं? संसाधन होते हैं एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट में से अगर अपन ने संसाधन ले लिए तो संसाधन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा एजेंडा 21 है, वो 21वीं शताब्दी में आया, मॉडर्न एरा में। इस एजेंडा 21 में जो भी चीजें हमने देखी उन सब में मेन चीज यहाँ पे क्या होगी, जो अगर हम रिवीजन में देखें तो इसका उद्देश्य क्या था। आपसे पूछ सकता है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है 2 मार्क्स में। तो एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक तो सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, फर्स्ट, और दूसरा समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के लिए काम करना। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। तो ये जो है एजेंडा 21 के 3 मेन पार्ट्स हैं। आपने एजेंडा 21 पढ़ लिया, सब हो गया, मगर ये 3 पार्ट्स जो है मेन, उसके बाद ही एजेंडा 21 कंप्लीट हो। अब हमने देख लिया कि भाई इसकी प्लानिंग की जरूरत है, तो अब इसकी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए होता है। तो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से संसाधनों को कम भी ना होने दिया जाए और उसका यूज भी ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट बार।